गुड मॉर्निंग क्लास। इन द लास्ट क्लास हमने जो किया था न्यूटन सेकेंड लॉ, हमने उसको पढ़ा था, राइट। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ओके, ऑलराइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रक starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration, ठीक है। It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Okay, find the force acting on it if its mass is 7 tons। देखो, अभी ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बताया था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो एक अकेला एक ऐसा लॉ है जो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये ना एक ऐसा अकेला लॉ है जिसके ऊपर हम न्यूटन की जो फिज़िक्स है वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड रहती है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि एफ़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमें रिमाइंड रहेगा ही रहेगा, हमें ये स्टेटमेंट भी रिमाइंड रखना है कि जो फोर्स है हमारा वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है, क्वेश्चन नहीं, इसको सिचुएशन लेके चलो कि ना एक ट्रक है। अब ट्रक रेस्ट से शुरू कर रहा है और एक हिल से नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 400 मीटर इन 20 सेकेंड। एक्सेलरेशन बताना है। देखो पहला हमारा काम क्या है? एक्सेलरेशन बताना। अब एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, है ना। याद नहीं करना हमको, समझ रहे हो? हमको याद नहीं करना होता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी उसके पहले रेस्ट पे था, वो ऑब्जेक्ट कैसे है? रेस्ट पे है। ट्रक किस पे है? रेस्ट पे है ना। इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी? 0 है। अच्छा उसने ना क्या किया है, उसने टाइम कितने टाइम में, उसने 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? उसने ट्रैवल कर दिया 400 मीटर्स। 400 मीटर्स ट्रैवल किया है उसने कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में, राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ कि जब उसने 20 सेकेंड में 400 मीटर किया है, अब या तो मेरे इसका सॉल्यूशन मेरे पास कैसे निकल सकता है? डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू यू टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू किसके इक्वल है? यू इक्वल है 0 के। टाइम मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। हाफ इंटू ए मुझे नहीं पता, 20 का स्क्वायर। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? 400, है ना, 400, ओके। तो 400 इक्वल्स हाफ ऑफ ए इंटू 400, है ना। यू गॉट इट, राइट। तो दिस 400 विल कैंसिल दिस 400 एंड ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 2 आ गई है, राइट। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे फोर्स भी फाइंड आउट करना है, राइट। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए, मास। अब इसने ना टन में मास दिया है। टन का मतलब क्या होगा? टन का मतलब होगा, चलो पहले ना इसको हम 7 टन
इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000, ठीक है, 1000 kg। तो 7 टन में कितने होंगे? 7 इंटू 1000 यानी कि 7000 kg। बस अब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दूंगा। मास कितना है? 7000। ए कितना है? 2 यूनिट में नहीं लिखूँगा यहाँ पे। दैट इज़ इक्वल टू 14000 न्यूटन। दिस इज़ इक्वल्स टू फोर्स। अच्छा, हम ना इसको बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 400 मीटर। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में, राइट। 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 400 मीटर। 1 सेकंड में कितना करेगा? बोलो कितना करेगा? बोलो बोलो। अरे 20 सेकंड में, इसको ना ऐसे समझ सकते हैं कि 20 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 400 मीटर। 1 सेकंड में कितना करेगा? 400/20 मीटर। 0 से 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। तो 20 मीटर पर सेकंड, है ना? आया समझ? ओके, तो ये हम इसका इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकाली है, क्योंकि कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फ़ायदा ही यही हुआ कि यानी कि इसकी जो वेलोसिटी आई है, इसने जो 20 सेकंड में 400 मीटर ट्रैवल किया है, इसने 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल किया है। बाकी आई टेल यू कि मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि फॉर्मूले से अगर करेंगे तो आंसर थोड़ा जल्दी आएगा एंड हमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अदरवाइज़ हम सॉल्व विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं, बट विदाउट फार्मूला में हमें थोड़ा सा मोशन वाला चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। मोशन चैप्टर शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू टू फाइंड आउट द आंसर्स विदाउट फार्मूलाज। देखो, जब भी फार्मूला होता है ना, हमें याद करने पड़ते हैं। मैंने क्लास में भी बताया हुआ है कि याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व मैं बिना फार्मूले के इसमें भी कर सकता हूँ, बट उसके लिए मोशन चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मोशन चैप्टर सही से आता है तो जस्ट कमेंट इन द यूट्यूब, मैं मोशन चैप्टर की अलग से पूरी की पूरी वीडियो अपलोड कर दूँगा। एनीवेज, वी विल डू अ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। सिचुएशंस लेनी होती हैं। सपोज दिस क्वेश्चंस आर नथिंग बट सिचुएशंस। तो हमारे पास ना एक फोर्स है। कितना फोर्स है? वो फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का फोर्स है, राइट। 5 न्यूटन्स का फोर्स है। गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both the mass and mass are tied together? ये दोनों के दोनों मास एक दूसरे से टाइड है। देखो, अब फिर से एक सिचुएशन आ गई। सिचुएशन क्या आई है? इसने कहा है हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है। इसका मास कितना है? m1। इस पे फोर्स लग रहा है कितना? 5 न्यूटन, और उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना आया है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मास है m2, जिस पे भी सेम फोर्स लग रहा है ना। कितना? 5 न्यूटन, और उसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम लग रहा है, राइट। अभी फोर्स सेम लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो इसका मतलब मास अलग अलग होगा, क्योंकि हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन और भारी ऑब्जेक्ट होगा तो कम एक्सेलरेशन, है ना। इससे तो मैं समझ सकता हूँ।
इसको अभी हम देखेंगे भी, आंसर भी आएगा हमारे पास, राइट। तो अभी मुझे ये पता करना है कि अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में बांध दूँ, साथ में बांध दूँ का मतलब ये है कि सपोज़ ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉक्स हैं, और इन दोनों बॉक्सेस को मैंने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। अब जॉइन करने के बाद मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले अभी मुझे पता है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू एम में, राइट। अब F इक्वल्स टू एम में जो मेरे पास फॉर्मूला है मुझे तो नहीं पता मास कितना होता है, कितना होगा, क्योंकि मुझे दोनों मास को जब टाई करना होगा, बांधना होगा, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कितना मास है मेरे पास। तो मेरे पास सपोज़ पहला जो सिनेरियो है ये क्या है, फर्स्ट सिनेरियो है, राइट। और ये कौन सा सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो है। फॉर फर्स्ट केस F इक्वल्स टू एम में, राइट। F अभी देखो यहाँ पे F तो सेम है ना दोनों केसेस में, m1 इंटू एक्सेलरेशन अलग अलग है, राइट, लेकिन फोर्स दोनों में सेम है। 5 इंटू फोर्स की वैल्यू कितनी है 5, मास की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं मालूम, एक्सेलरेशन कितना है 8, तो m1 कितना होगा 5/8। कितना आएगा 5/8, चलिए मैं बता देता हूँ 0.625 kg, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, m1 कितना है 0.625 kg। नाउ विल फाइंड आउट m2। अब m2 फाइंड आउट करने के लिए मैं वापस से सेम फॉर्मूला लगाऊंगा कि F इक्वल्स टू m2 इंटू A2। अब m2 कितना है मुझे नहीं मालूम, A2 कितना है 24, F कितना है 5, राइट। तो m2 कितना होगा 25/24। कितना आएगा सॉल्व करके, चलिए मैं बता देता हूँ 0.208 किलोग्राम, है ना, 0.208 किलोग्राम। अभी मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अभी m1 कितना आया है मेरे पास 0.625 kg, और m2 कितना आया है 0.208 kg। तो कौन हल्का हुआ, ऑब्वियसली m2। और देखोगे तो तुम m1 का m2 का जो एक्सेलरेशन है वो है भी ज़्यादा, राइट। तो चीज़ें समझनी होती हैं, याद नहीं करनी होती हैं, राइट। ये मेरा सेकंड केस है। बट अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूँ तो थर्ड केस में मेरे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट टाइड है, ये दोनों के दोनों बंधे हुए हैं। अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 50 kg का हूँ और मेरे साथ कोई दूसरा मेरा ब्रदर है वो भी 50 kg का है, और हम दोनों एक ही सपोज़ एक स्केल पे खड़े हो जाते हैं, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल मास 100 kg आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह जो अब हमारा टोटल मास होगा वो कितना होगा m1 प्लस m2। m1 कितना है 0.625, m2 कितना है 0.208। सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करके आएगा 0.833 kg, राइट। अब ये हमारा टोटल मास आ गया। सपोज़ इसको हमने क्या कंसिडर किया है, m कंसिडर किया, ओके। F इक्वल्स टू m में अगेन फोर्स मेरा सेम है 5, एक्सेलरेशन निकालना है अब की बार मुझे, मास गिवन है, राइट, 0.833 मल्टीप्लाई सॉरी, सो F इज़ इक्वल्स टू 5/0.833, सॉरी A इज़ इक्वल्स टू 5.0833, कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आएगा 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इसी तरह हम अपनी जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो ही और शी कैन टेक्स्ट कमेंट ऑन द यूट्यूब, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। हमने ना एक अपने बचपन से एक स्टोरी सुनी है कि गांधी जी क्या कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। पर न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा थप्पड़ मार दो, 2 मारे तो 2 मारो, 3 मारे तो 3 मारो, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दिस इज़ अ वॉल, एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट,
आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो क्या होगा कि ये वॉल भी आपके ऊपर सिमिलर फोर्स लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सपोज़ आपने किसी वॉल पे फोर्स लगाया F, तो ये वॉल आप पे कितना फोर्स लगाएगी, F, पर डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। अगर आप उसको आगे की तरफ है तो पीछे लगाएगी, पीछे है तो आगे लगाएगी, ऑपोजिट लगाना, उसका काम ऑपोज करना ही है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो सामने वाले ने वापस उल्टा बोल दिया, उल्टा ही बोलेगा ना, उसी को बोलेगा। तो इसी तरह फोर्स अगर ये इस पर लगा रहा है तो उल्टा इस पर फोर्स लगाएगा। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अगर ये F1 है और ये F2 है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वॉल फोर्स लगा रही है वो सामने वाले का कैसा लगा रही है, ऑपोजिट लगा रही है। ऑपोजिट के लिए कैसा साइन होता है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स उतना ही लगाएगी। जैसे सपोज आपने किसी को कुछ बोला तो वो बोलेगा सेम चीज़, पर आपको बोलेगा, है ना। तो इसी तरह अगर आप वॉल पे फोर्स लगाएंगे, बुक पे फोर्स लगाएंगे, बेंच पे फोर्स लगाएंगे, तो तो फोर्स उतना ही लगेगा आपके ऊपर, उतना ही लगेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। तो अगर हम यहाँ पे ढंग से देखें तो F2 जो है, अच्छे से देखने पे F2 है F1 के बराबर, बस ये हम नेगेटिव साइन किस लिए लगा रहे हैं, क्या बताता है ये, कैसी डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका मतलब बस इतना सा है कि जो हमारा फोर्स है वो कैसा है, ऑपोजिट है। आप फोर्स लगा रहे हैं, आपको फोर्स उल्टा मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है, बट डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। दैट्स इट, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एवर आवर बॉडी exerts a force on another body, the second body exerts equal and opposite force, okay, equal and opposite force on the first body, है ना। पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा। यहाँ पे सपोज़ एक दोस्त है जिसका नाम है X और दूसरा दोस्त है Y। X ने अपने Y दोस्त को एक स्लैप करा, Y ने X को दोबारा से एक स्लैप किया, तो दोनों ने सेम इंटेंसिटी के साथ सेम अच्छे से मारा है, ठीक है, जैसे इसने इसको उसने इसको, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है। तो फोर्स जो तुम्हारा F2 बॉडी का है वही इक्वल है F1 बॉडी के, बस डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। हमेशा ही ध्यान रखना कि अगर माइनस साइन आता है तो इट विल ऑलवेज शो कि डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो इसको ना हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को कुछ बोला, X ने Y को बोला था तो वो क्या है, एक्शन, और Y ने X को बोला तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन। हर एक चीज़ का अपना एक कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, आपको पेपर के टाइम पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसका रिएक्शन है, राइट। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, मार्क्स मिलेंगे। आपने किसी को कुछ बोला, उसका रिएक्शन क्या आएगा, वो भी आपको सामने वाले को बोलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोट है, एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर कोई किसी को आँख दिखा रहा है तो सामने से कोई आँख दिखाएगा तो सभी अंधे हो जाएंगे। मतलब इफ़ समवन हैज़ डन समथिंग बैड एंड इफ़ वी विल रिप्लाई देम विद समथिंग इक्वली बैड, तो सभी के सभी कैसे बन जाएंगे, बैड पीपल बनेंगे। दैट वाज सेड बाय गांधी जी, राइट। सो इट्स मीन्स कि अगर कोई एक्शन हम कर रहे हैं उसका हमें कोई रिएक्शन मिलेगा, तो ये हमें क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ इसकी एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट
रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होने वाला है। इफ़ यू विल डू समथिंग, समथिंग विल ऑलवेज डू टू यू, विल बी डन टू यू ऑपोजिट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो आज हम इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं। बाकी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है, टेक्स्ट करके, मैसेज करके, या यूट्यूब पे कमेंट करके। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है। बाकी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के थर्ड लॉ प्लस एप्लीकेशन इसका देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। एक चीज़ और है कि अगर आपको मोशन चैप्टर अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट करें, मैं एक बार मोशन चैप्टर की कंप्लीट एक बार वीडियो अपलोड कर दूँगा। ऑलराइट, थैंक यू।